अगर बैंक में पड़ा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और आपको पता भी नहीं, तो ये 1992 की बात है, जब भारत में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता, जो शेयर बाजार में हेरा फेरी में माहिर थे। आज लोग उन्हें हीरो मानते हैं, पर वास्तव में उन्होंने एसबीआई के 105 करोड़ जमाकर्ताओं के पैसे दांव पर लगाए। ऐसा ही 2010 में हुआ, जब विजय माल्या का 10,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। उन्होंने भी 22 करोड़ जमाकर्ताओं के पैसे दांव पर लगाए। और ऐसा सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हमेशा से होता आया है। हम मध्यम वर्ग और गरीब लोग दिन रात मेहनत करके कमाया पैसा बैंक में रखते हैं, सोचते हैं कि यह हमारा पैसा है और बैंक इसे सुरक्षित रखेगा। पर जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं, वह आपका नहीं रहता। फिर उस पैसे से बैंक किसी बड़े को लोन देता है, या बिल्डर, एक बड़ा व्यक्ति नकली बीआर देता है, या एयरलाइन कंपनी को लोसी के नाम पर सारा पैसा दे देता है। आप इस पर ध्यान नहीं देते, और जब आपको खबर मिलती है और बैंक जाते हैं, तो आपको हजारों लोगों की लंबी कतार दिखती है जो आपकी तरह अपना पैसा लेने आए हैं। चाहे नोटबंदी हो, पीएमसी बैंक घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला या कोविड का प्रकोप। दरअसल बैंक आपका मसीहा नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो पैसे को इधर उधर करने में माहिर है। खुद देखिए, जब आप होम लोन या एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं, बैंक खुशी से आपको अंदर बुलाता है, प्यार से बात करता है, ब्याज अपने आप आता है, इसलिए वे ऐसे लोन के लिए कभी मना नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर, अगर आप पर्सनल लोन या स्टार्टअप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कोई भीख मांगने आया हो, भले ही आपका उसी बैंक में खाता हो और उसमें 5-6 लाख रुपए भी जमा हों। आप भी सोच रहे हैं कि बैंक में पैसे बचाने से आपका पैसा सुरक्षित है और यह आपको अमीर बना देगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो वह जमाकर्ता को सिर्फ 5 लाख रुपए दे सकता है। यानी यहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और भाई, कौन सा व्यक्ति 2-3% के रिटर्न में आज तक अमीर बन पाया है? बताइए। अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे सीमित रकम बैंक में रखकर बाकी पैसा संपत्तियों में निवेश करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी संपत्तियां बताऊंगा जो आपको अमीर बनने की राह दिखाएंगी। पहली संपत्ति है संपत्ति नंबर 1, भगवान का धन। एक प्रसिद्ध व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसी चीज क्यों हासिल करूं जो एक इंसान ने बनाई है, बल्कि मैं वहां निवेश करूंगा जो भगवान ने बनाया है, और वह है सोना और चांदी। और जिस व्यक्ति ने यह कहा है वह रॉबर्ट कियोसाकी है। वह इसे भगवान का धन कहता है क्योंकि सोना और चांदी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर न तो सरकार का नियंत्रण है और न ही बाजार का कोई प्रभाव पड़ता है। रॉबर्ट मानते हैं कि मुश्किल आर्थिक समय में सोना आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा हो सकता है। डॉलर, रुपए या येन जैसी कागजी मुद्राओं के विपरीत जो मूल्य खोती हैं, सोना अपना मूल्य बनाए रखता है। इस नए साल में रुपया ऐसे गिर रहा है जैसे वह दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा हो। हाल की रिपोर्ट में पता चला कि रुपया 46.8 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है और इसमें और गिरावट की संभावना है। लेकिन सोना और चांदी सबसे खराब बाजार स्थितियों में भी अच्छा रिटर्न देते हैं। देखिए, एक ओर जहां शेयर बाजार गिर रहा था, रुपया तेजी से बढ़ा, रियल एस्टेट बाजार धराशायी हुआ, वहीं सोने की कीमतें आसमान छू गईं। यानी एक तरफ जहां सभी निवेश नुकसान दे रहे थे, सोना एक से इक्कावर संपत्ति था, और बैंक में रखा पैसा आपका नहीं होता, न ही वह उतनी तेजी से बढ़ता है। पाया गया है कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, सोना ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है। यह घर में रखे हुए भी मुद्रास्फीति से ज्यादा कमाता है और दीर्घकालिक वित्त का सबसे अच्छा स्रोत है। दीर्घकालिक वित्त का शायद धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया या शादी के कारण भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। आप जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने में पूरे भारत में 40 लाख से ज्यादा शादियां हुईं, जिनमें कुल 144 टन सोना खरीदा गया। यानी अगर कुल संख्या में देखा जाए तो भारतीयों ने 2 महीने में 15 लाख करोड़ का सोना खरीदा। और उनके लिए सोना सिर्फ वित्तीय संपत्ति नहीं, बल्कि पारिवारिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आरबीआई के अनुसार भारतीय परिवारों के पास कुल 21,000 टन सोने का भंडार है, जो आज के मूल्य के हिसाब से 175,910 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर कोई सोना खरीद या पहन रहा है तो वह अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन यह दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में वित्तीय समझदारी है, क्योंकि यह एकमात्र निवेश है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत था। 100 साल पहले भी मूल्यवान था और आज से 100 साल बाद भी रहेगा। इसे किसी और को नहीं दे सकते या बेच नहीं सकते। अब दूसरी संपत्ति की बात करते हैं, छोटे उद्यम। प्रारंभिक पूंजी के लिए उद्यम। बीज धन के बाद अगली संपत्ति छोटे उद्यम या व्यवसाय हैं।
यह संपत्ति अल्पकालिक लक्ष्य पूरे कर आर्थिक स्वतंत्रता देती है। बड़ा करने के लिए छोटे उद्यम या व्यवसाय सबसे अच्छे हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर निवेशक श्री वॉरेन बफेट ने करियर की शुरुआत छोटे उद्यम से की। वह जानता था कि निवेश यात्रा के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसीलिए सिर्फ 6 साल में वॉरेन ने पहला उद्यम शुरू किया। 6 साल में वह दुकान के बाहर बोतल ढक्कन इकट्ठा करता था। उसने पाया कि कोका कोला सबसे लोकप्रिय था। उसे एक विचार आया, 25 सेंट में कोका कोला पैक खरीद, गम जोड़, 5 सेंट में बेच। युवा वॉरेन ने घर घर जाकर गम और कोका कोला बेचा। इससे उनकी उद्यमी यात्रा शुरू हुई। 11 साल में वॉरेन ने अखबार वितरण व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में यह उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे वह इस मुकाम पर पहुंचे और 8.50 प्रति माह कमाने लगे, जो उस समय एक मध्यम वर्गीय स्कूली बच्चे के लिए बड़ी बात थी। इसके बाद पैसा कमाने की आदत और जुनून ने उनका नजरिया ऐसा बना दिया जैसे हर जगह व्यापार के अवसर दिख रहे हों। जब वॉरेन 16 साल के थे तब उन्होंने एक बार नाई की दुकान में बहुत भीड़ देखी। वहां सिर्फ एक आदमी अच्छी कटिंग करता था, बाकी सब अपनी बारी का इंतजार करते करते ऊब जाते और कुछ लोग देर होने पर निराश होकर चले जाते। तब वॉरेन को पिनबॉल मशीन लगाने का विचार आया। उन्होंने नाई से बात की और उसकी दुकान में पिनबॉल मशीन लगवा दी, जिससे लोगों को मनोरंजन का साधन मिल गया। नाई की दुकान भी चलने लगी और वॉरेन का व्यवसाय भी शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मशीनें और दुकानों व शॉपिंग मॉल में लगाईं और $1000 कमाए। वेंचर की कहानी बताती है कि अगर आपको सच्ची दौलत, कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम सीखना है तो करियर की शुरुआत में नौकरी से बेहतर है कि आप अपना वेंचर शुरू करें, बैंक में पैसा रखने की बजाय। आज भारत में निवेश के कई विकल्प हैं, जैसे स्टॉक, ETS, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड आदि। एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए इन सभी में निवेश करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो आपको चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न दे सके। 17 साल के वॉरेन ने इस तकनीक को समझने के लिए पहले सिटी सर्विस में निवेश किया। शुरू में कोई रिटर्न नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उनका मुनाफा और शेयर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने चक्रवृद्धि की ताकत को समझा। इसीलिए वॉरेन अब भी कहते हैं, मेरी संपत्ति अमेरिका में रहने कुछ भाग्यशाली जीन और चक्रवृद्धि ब्याज का नतीजा है। फिर भी भारत में इतने निवेश विकल्प होने के बावजूद लोग बैंक और FD में पैसा क्यों रखते हैं? जॉन ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनके दादा ने उन्हें 10 लाख रुपए देकर सलाह दी कि इसे FD में लगाएं और देखें कि 10-15 साल में यह कितना बढ़ता है। जॉन ने अपने दादा की सलाह मानकर वैसा ही किया। दूसरी तरफ जॉन का चचेरा भाई था जॉनी। जॉनी एक अच्छी IT कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी और उसे शेयरों में भी काफी दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि अगर सही निवेश किया जाए तो नौकरी के साथ साथ जीवन भी सेट हो जाएगा। जॉनी ने शेयर बाजार की रिसर्च करके 10 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाया, जिससे उसे 15 से 17% रिटर्न मिलेगा। जॉन और जॉनी का एक दूर का भाई था जनार्दन, जो मध्यम वर्गीय था, न पिता की कमाई न महंगी डिग्री। जनार्दन एक साधारण फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसने नौकरी के पहले दिन से ही भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी। इसलिए हर महीने वेतन मिलते ही मैं $1000 का SIP इंडेक्स फंड में करूंगा और हर साल इसे 10% बढ़ाऊंगा। अब 20 साल बाद देखिए जॉन, जॉनी और जनार्दन कहाँ होंगे। जॉन का निवेश 36 लाख तक पहुंच जाएगा, जॉनी का 2,31 लाख और जनार्दन का 168 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनार्दन ने 2.5 करोड़ कमाए, पर FD वाले जॉन ने 20 साल में सिर्फ 36 लाख और 6% महंगाई समायोजन के बाद उसके 36 लाख की कीमत सिर्फ 11-12 लाख रह जाएगी। महंगाई रूपी सांप ने दिखाया कि वहां कुछ नहीं था और असली ताकत और चक्रवृद्धि का प्रदर्शन किया। स्टॉक और इंडेक्स फंड निवेश में बौद्धिक संपदा के लिए संपत्ति संख्या होती है। अंत में आपकी खुद की संपत्ति आती है जो आप कहीं से नहीं खरीद सकते, पर बौद्धिक संपदा पैदा करती है। यह एकमात्र ऐसी संपत्ति है, एक बार बनाया गया तो यह आपको और आने वाली पीढ़ियों को जीवन भर पोषित कर सकता है। आपको बस एक रचनात्मक और नवीन विचार की जरूरत है। यही है जो निर्माता जॉर्ज लुकास ने किया। उन्होंने अपने समय से 100 साल आगे की अवधारणा पर फिल्म बनाई। लोगों को यह बहुत पसंद आई। इससे 11 फिल्में, मर्चेंडाइज, गेम्स और खिलौने बने। एक फिल्म के विचार से इतना कुछ बनाया गया। फ्रेंचाइजी ने इसे बुकपीडिया कहा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार वॉर्स ने जॉर्ज को $8 अरब से ज्यादा कमाए। ये दिखाता है कि IP से एक ताकतवर आइडिया की सुरक्षा और मुद्रीकरण जीवन भर की दौलत बना सकता है। IP में कई तरह के अधिकार शामिल हैं। आप प्रोडक्ट, पेटेंट, ब्रांड ट्रेडमार्क और किताबें, वीडियो, फिल्में, गाने या डिजिटल आर्ट कॉपीराइट करा सकते हैं।
बदलते भारत में आईपी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। हर साल 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप बनते हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स, कंटेंट या कहानियों के लिए आईपी चाहिए। बैंक में पैसा रखने के बजाय आप लंबे समय तक बढ़ने वाले क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। यह ई बुक, पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो कुछ भी हो सकता है। इन्हें कॉपीराइट करके आप कई तरह की आमदनी के जरिए बना सकते हैं। अब आता है 5वां एसेट, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। भारत में सेकेंड हैंड मार्केट सोने की खान है, फिर भी यह सबसे अनदेखा और अछूता सेक्टर है। आजकल हर कोई हर चीज जल्दी और सस्ते में चाहता है, इसीलिए कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी या मोबाइल फोन के मार्केट तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सेकेंड हैंड कपड़ों का बाजार $3 अरब का है और 2032 तक इसके $9 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। मोबाइल फोन सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जिनका पुनर्विक्रय बाजार $5 अरब तक पहुंच गया है। अगर आपके पास कार, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी सप्लाई है तो स्पिनी, वैलेंसो और रेंटमोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स की रणनीति समझकर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें क्रॉप शिमरिंग बिजनेस को जोड़कर अपने लिए एक तनाव मुक्त व्यवसाय बना सकते हैं। इससे आपके पैसे का सही मूल्य मिलेगा और लोग कहीं और लाइन लगाने के बजाय आपकी दुकान के बाहर कतार में खड़े होंगे। इसलिए अपने आखिरी पैसे को बैंक में बेकार पड़े रहने देने के बजाय उसे ऐसे निवेश करें जो आपके पैसे को 2 से 4 गुना बढ़ा सके। जय हिंद।